हेलो हेलो स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से इन्वायरमेंटल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पर्यावरण से संबंधित जो शाखांत प्रश्न होते हैं उनके वो क्या होते हैं, शाखांत प्रश्न क्या होते हैं, सस्टेनेबल क्वेश्चन क्या होते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी क्षेत्राधिकार और शक्तियों का हमें उसका वर्णन करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल लॉ का। चलिए शुरू कर दे इस टॉपिक को। पर्यावरण से संबंधित शाखांत प्रश्न यानी कि सब्सटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन होते हैं किसके रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तात्पर्य ऐसे मुद्दों से है जो पर्यावरण से संबंधित साकार प्रश्न का जो तात्पर्य है वो ऐसे मुद्दों से है जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय नुकसान की रोकथाम और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित शाखांत प्रश्न यानी सब्सटेंशियल जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो रिलेट करते हैं उनका तात्पर्य ऐसे मुद्दों से या टॉपिक से होता है जो पर्यावरण संरक्षण यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय नुकसान की रोकथाम और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये मुद्दे व्यापक सार्वजनिक हित और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हैं। और ये मुद्दे क्या करते हैं, व्यापक रूप से सार्वजनिक हित और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होता है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है यानी एनजीटी, इन शाखांत प्रश्नों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक निकाय है। जो इन शाखांत प्रश्नों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है, न्यायिक निकाय है क्या, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। इन जो प्रश्नों, इन शाखांत प्रश्नों से निपटने के लिए क्या होता है, एक महत्वपूर्ण न्यायिक निकाय होता है, नेशनल मतलब नेशनल जुडिशियल निकाय है। पर्यावरण से संबंधित शाखांत प्रश्न होते क्या है, ये क्या है, इनको देखते हैं भाई। कि अधिनियम के तहत शाखांत प्रश्न तात्पर्य उन पर्यावरणीय मुद्दों से है जो निम्नलिखित में से किसी एक को प्रभावित करते हैं। जैसे पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण को प्रभावित करने से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों का विनाश, जैव विविधता का नुकसान हो रहा। तो ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों से, पर्यावरण से संबंधित शाखांत प्रश्न होते हैं। पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव डालने, पारिस्थितिकीय तंत्र या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े प्रश्न हो गए। तीसरा हो गया पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जैसे कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 जैसे कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो तो पर्यावरण से संबंधित शाखांत प्रश्न उठते हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य का और सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक हो या पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण या खतरों के कारण जनता के स्वास्थ्य में होने वाले दुष्प्रभाव से रिलेटेड कोई बात हो। तो महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रश्न केवल व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक हित को प्रभावित करे। मतलब यह सुनिश्चित कर लिया जाता है ये खाली एक दो ही व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, या एक सामूहिक बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे इसका नुकसान हो रहा है या देखा जा रहा है। उसे देखने के बजाय सामूहिक हित को ये क्या करते हैं, प्रभावित करे। और इसमें क्या हो, पर्यावरणीय मुद्दों का बड़ा प्रभाव हो, इसमें क्या हो, पर्यावरणीय मुद्दों का बड़ा प्रभाव हो। ठीक है, प्रभाव शामिल हो, तो ये इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात देखी जाती है। अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी क्या होता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 1910, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 1910 के तहत जो एनजीटी की स्थापना है वो पर्यावरणीय विवादों को सुलझाने और शाखांत प्रश्नों पर तेजी से निर्णय देने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के तहत एनजीटी की जो स्थापना थी वो पर्यावरणीय विवादों को सुलझाने और शाखांत जो प्रश्नों पर तेजी से निर्णय देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को क्या करना था, सुनिश्चित करना था। एनजीटी का क्षेत्राधिकार देखेंगे तो एनजीटी के पास न्यायिक और वैधानिक दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार है। एनजीटी के पास क्या है, न्यायिक और वैधानिक दोनों प्रकार के क्या है, क्षेत्राधिकार है। पहला हो गया पर्यावरणीय कानूनों पर क्रियान्वयन। तो क्या होता है, एनजीटी को 7 प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई का अधिकार है। एनजीटी को क्या है, 7 जो प्रमुख पर्यावरणीय कानून होते हैं उनके तहत मामलों की सुनवाई का क्या है, अधिकार है। पहला फिर हो गया पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, और जैव विविधता अधिनियम 202 2002
और वनों का संरक्षण अधिनियम 1980 और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। तो ये सब जो इनके तहत जो है उसे क्या करने का, न्याय करने का अधिकार है एनजीटी को। ठीक है, पर्यावरणीय कानूनों पर क्रियान्वयन तहत मामलों सुनवाई करने का अधिकार है। और क्षतिपूर्ति और राहत को देखेंगे, राहत देने के अधिकार को देखेंगे तो पर्यावरणीय नुकसान के मामलों में मुआवजा निर्धारित करना और प्रदूषण से प्रभावित व्यक्तियों या समुदायों को राहत प्रदान करना, ये इसका काम होता है या क्रियान्वयन करता है। विशेषज्ञ आधारित निर्णय यानी कि एनजीटी पर्यावरणीय मामलों में विशेषज्ञों की सहायता से निर्णय करता है। एनजीटी जो है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, वो पर्यावरणीय जो मामलों में जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता से ही निर्णय लेता है या करता है। अपील का अधिकार यानी पर्यावरणीय मंजूरी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस या अनुमति या कंसेंट से संबंधित विवादों में अपील सुनना। जो पर्यावरणीय मंजूरी हो, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो या कंसेंट हो, उससे संबंधित जो विवाद है उन पर क्या करना, अपील को सुनना बहुत ज्यादा इसमें जरूरी होता है या जरूरत देखी जाती है। एनजीटी की शक्तियां देखें तो एनजीटी की शक्तियां क्या करी, एनजीटी को न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई। एनजीटी को क्या करा गया, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई है ताकि वह प्रभावी रूप से पर्यावरणीय विवादों को सुलझा सके, ताकि वह क्या कर सके, प्रभावी इफेक्टिव रूप से जो पर्यावरणीय विवाद होते हैं उनको सुलझा सके। ये देखेंगे न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं, एनजीटी के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। एनजीटी के पास क्या है, दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। यह साक्ष्य लेना, गवाह बुलाना और दस्तावेजों की जांच करना जैसे कार्य कर सकता है। यह साक्ष्य ले सकता, गवाह बुलाना और दस्तावेजों की जांच करना जैसे कार्य होते हैं वो यह कर सकता है। यह पर्यावरणीय विवादों पर आदेश देने और दंडित करने का अधिकार रखता है, या पर्यावरणीय विवादों पर आदेश देने और दंडित करने का अधिकार रखता है। देखते हैं क्षतिपूर्ति निर्धारण। एनजीटी प्रदूषण के कारण हुए एनजीटी प्रदूषण के कारण हुए जो नुकसान का मुआवजा भी तय कर सकता है और यह प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों संगठनों को पर आर्थिक दंड लगा सकता है, मतलब उन पर जुर्माना लगा सकता है। आदेशों का क्रियान्वयन कैसे होता है कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रभावी शक्तियां दी गई हैं और इसके आदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के तरह हैं, बाध्यकारी होते हैं। और इसके जो आदेश होते हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की तरह जैसे बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल होने ही होने हैं, तो वैसे इसके भी न्याय होते हैं, इसका भी जो आदेश होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो मानने ही पड़ते हैं। सतत विकास का प्रवर्तन करवाना यानी कि एनजीटी का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को क्या करें, लागू करें, मतलब एहतियात भी बरतें और साथ ही साथ सतत विकास के सिद्धांत को भी अपनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एनजीटी के प्रमुख 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 एनजीटी के जो देखा जाए कि प्रमुख निर्णय कौन से हैं, एनजीटी के क्या प्रमुख निर्णय वो देखेंगे। एनजीटी के प्रमुख जो महत्वपूर्ण निर्णय वो कौन कौन से, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन केस का मैटर हुआ था कि यमुना के किनारे जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित करने से पारिस्थितिकीय नुकसान हुआ था। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो केस था कि यमुना के किनारे जो वर्ल्ड कल्चरल जो फेस्टिवल था वो आयोजित करने से पारिस्थितिकीय नुकसान हुआ था और एनजीटी ने आयोजकों पर भारी जुर्माना लगाया था और पर्यावरण संरक्षण को क्या दे दी थी, इसमें प्राथमिकता दी थी। देखते हैं स्टरलाइट प्लांट मामला 2018 वाले की तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट पॉइंट को प्रदूषण फैलाने के कारण बंद कर दिया गया था। तमिलनाडु के जो तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट को प्रदूषण फैलाने के कारण क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। यमुना बाढ़ क्षेत्र संरक्षण में कि एनजीटी ने यमुना बाढ़ क्षेत्र को में अवैध निर्माण रोकने और पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली के आदेश दे दिए थे। ठीक है, और इसमें यमुना बाढ़ के क्षेत्र संरक्षण में कि जो एनजीटी ने यमुना बाढ़ क्षेत्र में जो अवैध निर्माण हो रहा है जिसमें बाढ़ आ सकती है उसको रोकने और पारिस्थितिकीय तंत्र को की बहाली के आदेश दिए थे। एनजीटी की सीमा चुनौतियां क्या क्या है, तो एनजीटी की क्या सीमा है, प्रवर्तन में कठिनाई, कई बार राज्य सरकारें और संस्थान एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। वित्तीय और तकनीकी संसाधनों में कमी, तो पर्यावरणीय विवादों के व्यापक दायरों को देखते हुए एनजीटी को पर्याप्त संसाधन ही नहीं मिलते हैं। और अधिकार क्षेत्र की सीमाएं देखेंगे तो एनजीटी केवल उन कानूनों के तहत सुनवाई कर सकता है जो अधिनियम में उल्लिखित है। एनजीटी केवल उन कानूनों के तहत सुनवाई कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ अधिनियम में क्या है, उल्लिखित है, लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, इसमें निष्कर्ष ये कह रहा है, कंक्लूजन, कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी पर्यावरणीय न्याय और संरक्षण के लिए क्या एक प्रभावी मंच है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों पर तेजी से निवारण करना और सतत विकास सुनिश्चित करना है। शाखांत प्रश्नों से संबंधित मामलों में एनजीटी ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो भारत में पर्यावरण संरक्षण को मजबूती प्रदान करते हैं। हालांकि इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार, उद्योगों और नागरिकों का सहयोग क्या है, आवश्यक है।
तो यहाँ पे हम लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनजीटी और पर्यावरणीय शाखा जो प्रश्न है वो हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मेरे हिसाब से आपको एनवायरमेंटल लॉ का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसको 1.5 की स्पीड लगा के देखेंगे एक दो बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो एनवायरमेंटल लॉ के आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।